हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन चैनल। फ्रेंड, मैंने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं क्लास 12 के बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका मैंने 3 लेक्चर पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और फटाफट से वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड, आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जो मैंने 3 लेक्चर लिया है वो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन है, और सेकंड लेक्चर में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टर्म बताए थे, और थर्ड लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी कंप्लीट किया हुआ हूँ। फ्रेंड, तो आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, आइदर बाई सेम इंडिविजुअल, या तो सेम इंडिविजुअल से, और बाई डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, और दूसरे इंडिविजुअल से या अपोजिट सेक्स से, ठीक है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ये गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये धीरे धीरे डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और ये स्लोअर प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में ये एक कॉम्प्लेक्स और स्लोअर मेथड है रिप्रोडक्शन का। मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था जिसमें बताया था कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक फास्टर मेथड है, जिसमें हायर ऑर्गेनिज्म और हायर प्लांट में ये नहीं होता है, जिसके कारण ये फास्टर होता है। और उसमें जैसे बहुत सारे होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी होते हैं उसमें। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, जिसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गेन्स, बहुत सारा टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है। जैसे गैमेट हो गया, उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए वो स्लोअर मेथड था। और ये कॉम्प्लेक्स और वो फास्ट मेथड था और ये स्लो मेथड है। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बॉडी में कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन हैं, जिसको फॉर्म करने के लिए टाइम तो बॉडी ले ही सकता है, जिसके कारण इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लोअर मेथड होता है। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मैंने जो बताया था वहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, आप लिख दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और एमोंग्स्ट देमसेल्व्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, नहीं आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, सेम टू सेम दिखने वाले, सेम जेनेटिक्स, सेम मॉर्फोलॉजी, मतलब एवरीथिंग इज सेम। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है इसमें वेरिएशन भी आते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, और इसमें जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, नहीं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ये नहीं कि जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे हम दिख रहे हैं, जैसे आपके फादर दिखते हैं वैसे आप भी दिख रहे हो, वैसे नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A study of diverse organism, plant, animal or fungi so that through they differ so greatly in external morphology, internal structure। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म,
डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, जैसे प्लांट, एनिमल और फंगी, सो दैट थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली, ये जो है वो बहुत डिफर होते हैं एक दूसरे से इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये जैसे में प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, फंगी होते हैं, जो ये अपना इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो दिखाते हैं वो फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर, जो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर हैं वो सब डिफरेंस दिखाते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया एंड फंगी हो गए। when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share similar pattern। ये जो हैं जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में आए हैं तो ये एक सिमिलर पैटर्न दिखाएं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन इन दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये जो डिफरेंट और डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें क्या सिमिलर और क्या कॉमन फीचर हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे all organisms have reached a certain stage of growth and mature in their life before they can reproduce sexually। जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन स्टेज तक जाते हैं ग्रोथ के बाद। ग्रोथ उनका होता है, जैसे में आपका बर्थ हुआ, फिर धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हुआ, फिर आपका ग्रोथ होने लगा, फिर आप मेच्योर हुए, उसके बाद आप रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाएंगे, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वही यहाँ पे आपको समझाना चाहता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच अ सर्टेन स्टेज, सभी ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज तक पहुँचना होता है, ऑफ ग्रोथ के एक सर्टेन स्टेज तक जाना होता है, एंड मेच्योर इन देयर लाइफ, और अपने लाइफ में मेच्योर होना पड़ता है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले सभी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होना चाहिए और मेच्योर होना चाहिए। द पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, जो ग्रोथ फेज होता है, जो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, उसे हम लोग उसका जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव फेज, और इसे हम लोग वेजिटेटिव फेज के भी नाम से जानते हैं। प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव फेज का यूज करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्लांट के लिए वेजिटेटिव फेज हम लोग यूज करते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो फेज होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का ड्यूरेशन में डिफरेंट हो सकता है, जैसे में कुछ का समय ज़्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है ग्रोथ के लिए और मेच्योर होने के लिए। ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन ईजिली इन हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। ये जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज है, ये एक दिखाता है द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज को दिखाता है। कैन बी सीन इजली इन द हायर प्लांट, ये एक हायर प्लांट में देखा जा सकता है। व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब किसी हायर प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं, एक मौसम आता है जिसमें उसका एक इन्वायरमेंट बनता है जिसमें फ्लावर्स दिखाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, जैसे ये कितना टाइम ले सकते हैं। मैरीगोल्ड है, राइस प्लांट है
और वीट हैं, कोकोनट हैं, मैंगो ट्री हैं फ्लावर्स आने में। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग ऑकर मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इनर फ्लावरिंग पीरियड, और जुवेनाइल और मैच्योर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर फ्लावरिंग ऑकर, जहाँ फ्लावर ऑकर करते हैं मोर देन वंस, एक से ज़्यादा, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, तो क्या आप उसे इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलेंगे, जुवेनाइल और मैच्योर फेज बोलेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बताने में टाइम ज़्यादा टेकन होगा और हमारा वीडियो लंबा होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ये भी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया, अपने एरिया में कुछ ट्री ऑब्जर्व कीजिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, क्या वो फ्लावर सेम मंथ में करते हैं या ईयर आफ्टर ईयर। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एट्सेट्रा इज अ सीजनल, आप क्यों ये मानते हैं या बोल सकते हैं कि जो मैंगो फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, वो क्यों सीजनल होते हैं। इट इज़ सीजनल, सॉरी एट्सेट्रा इज सीजनल, आप लोग क्यों बोलते हैं। दीज आर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरे ईयर फ्लावर दिखाते हैं। एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, और कुछ जो है सीजनल फ्लावरिंग दिखाते हैं, जैसे उनका कोई सीजन आता है फ्लावरिंग का। प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप, कुछ जो होते हैं एनुअल हर एक साल दिखाते हैं और कुछ जो 2 साल के बाद भी दिखाते हैं। शोज क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, ये क्लियर कट वेजिटेटिव और सेनेसेंस फेज दिखाते हैं। बट इन द पेरेनियल स्पेसीज इट इज़, यहाँ पे पेरेनियल का मतलब होता है 12 मास, मतलब हमेशा हर एक मंथ पूरे साल दिखाते हैं ये। स्पेसी इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज, और ये जो पेरेनियल फेज है उसे बहुत डिफ़िकल्ट है डिफाइन करना। ये पूरे साल हमेशा ये फ्लावरिंग, जो भी फल देना हो या फ्लावर देना हो या फ्रूट्स कुछ भी, ये पूरे साल दिखाते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है 12 मास। अ फ्यू प्लांट्स exhibits usually flowering phenomenon, some of them such as bamboo species flowers only once in their life। ये जो बम्बू प्लांट है वो अपने पूरे जीवन काल में, यानी पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक ही बार फ्लावर शो करता है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बहुत सारे, मैंने देखा है, खुद से एनालाइज किया है बहुत सारे पेपर, जिसमें पूछे जाते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये बम्बू प्लांट होते हैं उनका जो फ्लावरिंग होता है रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है। तो वहाँ पे आपको देता है ऑप्शन कि यहाँ एक उसमें ऑप्शन रहता है कि 50 to 100 ईयर, तो आप लोग हमेशा टिक करेंगे 50 to 100 ईयर। ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, ये एक ही बार प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बहुत सारे नंबर में, बहुत लार्ज नंबर में, और उसके बाद ये डाई कर जाते हैं। अनदर प्लांट एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये जो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है इसे नीलकुरंजी भी बोला जाता है। फ्लावर वंस इन द 12 ईयर, ये 12 यानी 12 साल में एक ही बार आता है। जैसे में ये एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल के बाद इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, 12 साल तक ये डोरमेंट कंडीशन में रहता है, और ये पिछले बार 2018 में आया था और नेक्स्ट टाइम आएगा 2013 में, सॉरी 30 में, जो बट यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया है 2006। ठीक है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, ये फ्लावर जो होते हैं नीलकुरंजी,
ये एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना वो अक्टूबर से नवंबर के मंथ में ये फ्लावरिंग शो करते हैं। और ये जो लास्ट टाइम दिखा था वो 2018 में दिखा था, यानी 2018 में, और नेक्स्ट टाइम दिखेगा 2030 में, यानी कि 2030 में। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिल एरिया इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये जो फ्लावरिंग होती है वो 12 साल के बाद एक ही टाइम पे होता है, और पूरे ये जो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, उसके जो हिल्स हैं, उसके पूरे हिल्स में इतने फ्लावर्स आ जाते हैं, इतने फ्लावर्स आ जाते हैं कि पूरा हिल ही आपको ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग इसे नीलकुरेंजी भी कहते हैं। इसी के कारण यहाँ पे नीलकुरेंजी नाम पड़ गया है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है वो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे 12 साल के बाद आता है। और पूरे हिल, आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग जाइएगा और देखिएगा, पूरा हिल नीला दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। ये जो बट एनिमल में जो जुवेनाइल फेज होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली चेंज से दिखाई देता है प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और उसके एक्टिव रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होता है, प्रियर मतलब प्रथम, प्रधान, जो उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है उसके कारण से उसका जुवेनाइल फेज डिफाइन होता है। The reproductive phase is also a variable duration in different organism। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। आप लोग जो 7 क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आती हैं तो ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, तो इसका हमें आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक और क्वेश्चन है, एमोंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल बर्ड डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर। ये पूछ रहा है कि जो एमोंग एनिमल, जो एनिमल के बीच में जो है बर्ड, जो एग्जाम्पल ऑफ बर्ड हैं, वो डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर, क्या वो एग पूरे साल देती हैं या और कुछ। तो मेरा आंसर है कि जो बर्ड होती हैं वो पूरे साल एग नहीं देती हैं, बट इन सम कंडीशन जो जो बर्ड कैप्टिविटी में रखी जाती हैं, जैसे में फॉर्म में रखी जाती हैं, जैसे में चिकन के लिए और एग्स के लिए जो लेगहॉर्न्स होते हैं, हैंस होती हैं, उनको क्या किया जाता है कि कुछ इंजेक्शंस, कुछ टैबलेट्स और कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसके कारण वो पूरे साल एग दें। क्योंकि हम लोग तो इतना सेल्फिश हैं ही, मैं ही नहीं, सभी लोग सेल्फिश हैं, क्योंकि सभी लोग कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, कोई भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, जिसके कारण से उन्हें लोग जो रखते हैं कैप्टिविटी में कोई बर्ड्स को, उनको हार्मोन्स देते हैं कि वो पूरे साल क्या एग दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा भी होगा। तो देखिए, और इज इट अ सीजनल फेनोमेनन, और क्या एक सीजनल फेनोमेनन है। तो हाँ, एक सीजनल फेनोमेनन है, और उसमें यस एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स वो पूरे साल एग नहीं देती हैं, सीजनल एग्स देती हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड। और फ्रॉग और लिजार्ड के बारे में क्या है। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे
बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। आपको यहाँ आंसर ही बता दिया कि जो बर्ड नेचर में रहती हैं वो सीजनली जो एग देती हैं वो ले एग सीजनली। हाउएवर बर्ड इन कैप्टिविटी, मैंने आपको बताया था जो कैप्टिविटी में बर्ड रखी जाती हैं एज पोल्ट्री फार्म, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, उन्हें ज़बरदस्ती हम लोग थ्रू आउट द ईयर अंडे देने के लिए हम लोग हार्मोन्स देते हैं और पूरे साल अंडे देती हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके कारण बर्ड पूरे साल एग देती हैं। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बोल भी रहा है ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल mammals exhibit cyclic change in their activities of ovaries and accessory duct as well as hormonal during the reproductive phase। और ये जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं उनके बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं, साइक्लिक चेंजेज आते हैं। उनके ओवरी में चेंजेज आती हैं, उनके एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। उनके रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरी में चेंजिंग आती हैं और एसेसरी डक्ट्स में आती हैं और हार्मोन में चेंजिंग आते हैं, जो कि अक्सर गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का लीड करता है ये चेंजिंग। इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एट्सेट्रा सच साइकिल्स चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रस साइकिल। और कुछ जो प्राइमेट मैमल होते हैं वो स्ट्रस साइकिल दिखाते हैं, जैसे में काऊ हो गई, डॉग हो गया, सीप हो गया, रैट, डियर, टाइगर, ये सब स्ट्रस साइकिल में आते हैं। ठीक है। वेयर एज इन प्राइमेट मंकी, एप एंड ह्यूमन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं स्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो यहाँ पे मंकी, एप एंड ह्यूमन्स इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाते हैं। Many mammals especially those living in nature wild condition exhibit such cycle only during the favorable season in their reproductive। और कुछ बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो नेचर में रहते हैं वाइल्ड कंडीशन में, वो दिखाते हैं साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन में ही अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट पेज में तो आइए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। और जो अपना एक पार्टिकुलर सीजन में ही अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाते हैं उसे सीजनल ब्रीडर कहते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder। यहाँ पूछा जाता है कि continuous breeder कौन होता है, तो आप लोग बता सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं। हम लोग कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। that we all grow old or like life long enough is sometimes that we recognize, but what is meant by growing old। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि that we all grow और old, हम लोग ग्रो और ओल्ड होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं और बूढ़े होते हैं। इफ़ अगर वी लिव लॉन्ग इनफ, जब हम लोग ज़्यादा रहते हैं, इज समटाइम दैट वी रिकोगनाइज बट वाट इज मीन्ड बाई ग्रोइंग और ओल्ड। बट ग्रो होना और ओल्ड होना ये क्या है?
The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age. जब रिप्रोडक्टिव एज का एंड होता है, रिप्रोडक्टिव फेज एंड होता है, तो हम लोग एक पैरामीटर से देखें तो इसे सेनेसेंस और ओल्ड फेज कंसीडर किया जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होने के बाद लोग ओल्ड होने लगते हैं और ये सेनेसेंस फेज में जाने लगते हैं, उसके बाद डेथ फेज में चले जाते हैं। ठीक है, देयर आर concomitant change in their body like slowing of metabolism। जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ते जाता है वो उनके बॉडी में डिफरेंट चेंजिंग आने लगती है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, फिर से आपका जो मसल्स होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाते हैं और धीरे 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 आपके बॉडी लूज होने लगती हैं। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ, ये लास्ट फेज जो है लाइफ का, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। जो ओल्ड एज है अल्टीमेटली जो होते हैं वो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो सेनेसेंस फेज आते हैं उनमें डेथ हो जाती है ओल्ड के बाद। ठीक है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन टू फेज। Interaction between hormone and certain environment factors regulates the reproductive process and the associated behavioral expression of organism। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है both plant and animal, प्लांट एंड एनिमल में हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। ये जितने भी फेज़ हैं उनके जो तीनों फेज़ होते हैं जो लाइफ में, जुवेनाइल फेज़ हो गया और ये ग्रोथ फेज, जुवेनाइल हो गया, ग्रोथ हो गया और सेनेसेंस हो गया और रिप्रोडक्टिव, ये जो जितने भी फेज़ हैं, किसी किसी बुक में ज़्यादा भी फेज़ देते हैं। जैसे मैं कोई बुक पढ़ लीजिए, जैसे ट्रूमैन पढ़ लीजिए या कोई भी दूसरे एडिशन का बुक पढ़िए, एस्टन पढ़िए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे उनके जो बीच का होते हैं कुछ उनके फेज़ का नाम लिख देते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये तीनों फेज़ होते हैं उनके बीच में ये जो हार्मोन, सबसे बड़ा ये कारण है हार्मोन। यही बोल रहा है यहाँ पे कि हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज, तीनों फेज में हार्मोन का रोल है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं हार्मोन का इंटरेक्शन के कारण इन्वायरमेंट का फैक्टर रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का, और ये एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन, इसके साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियरल एक्सप्रेशन भी इफेक्टेड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग अपना लेक्चर, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहीं तक हम लोग आज पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और देखते हैं कि ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आफ्टर अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। जो ये आफ्टर अटेनिंग मैच्योरेशन अटेंड करने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सभी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटेड इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, ये कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस क्या करते हैं, प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, इनके जो कुछ इवेंट्स होते हैं रिमार्केबल सिमिलरिटीज होते हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इवन थ्रू
द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आर इंडेड वेरी डिफरेंट। यहाँ पे गाइज इंडेड का जो मतलब होता है वास्तव में, इसका मतलब होता है वास्तव में, वेरी डिफिकल्ट, इवन द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्ट्रक्चर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के से जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड हैं, इन इज इंडेड वेरी डिफरेंट, वो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स थ्रू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेबोरेट करना, फॉलो और रेगुलर सीक्वेंस, और ये एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टराइज किया जाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के कारण। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोसिस के कारण, और जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, उसके बाद उसे ही एंड एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। फॉर कन्वीनियंस these sequential events may grouped in 3 distinct phases, namely the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event। और इसे हम लोग 3 डिफरेंट स्टेज में, डिस्टिंक्ट स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।